Yes, yes, sir. Jawad, you are good to go, please. एमएल लूप्स का हमारा सेशन चल रहा है जो कि मैम रहमाना लीड कर रही हैं। तो उसमें हमने लास्ट वीक में जो पढ़ा था वो मैं रिपीट करूँगा। तो डे वन में हमने ओरिएंटेशन यानी कि उसके बारे में नॉलेज वगैरह ली थी। मैम रहमाना ने बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे और इस कोर्स में क्या करेंगे। ठीक है। तो एमएल लूप्स के बारे में उन्होंने बताया था, इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था कि एमएल लूप्स मशीन लर्निंग ऑपरेशंस होते हैं और इसके ऑपरेशंस हम बनाएंगे मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए, मॉडल्स को यूज़ करते हुए। उसके पैकेजेस के बारे में बात की थी और YAML के बारे में बताया था। गिटहब के बारे में बताया था कि हम गिटहब भी यूज़ करेंगे। डॉकर की थोड़ा सा इंट्रो बताया था। फिर उसके बारे बाद बिल्ट जो है ML एप्स एप्स जो बनती है हमारे पास, एप्लीकेशंस, वो वेबसाइट भी हो सकती हैं और दूसरी मोबाइल ऐप्स भी हो सकती हैं। तो उनके बारे में मैम ने यानी कि हमें इंट्रो दिया था। वीक टू में हमने किया था कि MLOps की प्रॉपर डेफिनेशन और उसके यूजेस हमारे डेली रूटीन में इंडस्ट्री में क्यों यूज़ हो रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहे हैं, और कंपैरिजन कैसे किया था। बेसिकली किया था एजाइल और SDLC के बारे में डिफरेंस किया था कि क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर एजाइल यूज़ होता है। SDL में क्योंकि इसमें ऑपरेशन अगर हो जाए क्लाइंट की तरफ से या किसी सॉफ्टवेयर में या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में अपडेशन आ जाए तो उसको टैकल करना मुश्किल होता है। तो फिर हम एजल यूज़ करते हैं। एजल के बाद एक और चीज़ होती है जो कि वर्ड यूज़ किया था, हम डेवऑप्स डेवऑप्स बनाते हैं। ऊप्स डेवऑप्स बनाते हैं जो जिसमें हम जेकन्स या दूसरी पाइपलाइंस बनाते हैं जिसको हम फर्दर ना अपडेशन करने में आसानी हो जाती है हमारी एप्लीकेशन में। और इसमें जो जो बेसिक आइडिया होता है वो सबसे पहले हर इन तीनों चीज़ों में, एजाइल, SDL और ऊप्स में जो बेसिक कंसेप्ट है कि हम सबसे पहले उसमें रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसको कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद टेस्टिंग बेसिकली थ्योरेटिकली होगी क्योंकि उसको अभी बिल्ट नहीं किया। फिर बिल्ड करने के बाद हम उसको कोड बाय बिल्ड करेंगे, उसका फ्रंट एंड बैक एंड सारा डिजाइन करेंगे पैकेज के थ्रू और वैसे भी कस्टमाइज भी। उसको डिप्लॉय करेंगे इंटरनेट पे या क्लाउड पे दूसरे मॉड्यूल्स के साथ। फिर ऑपरेशंस बनाएंगे हम, ऑपरेशंस करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि उसमें कोई ऑपरेशन करने वाली है या नहीं है। अगर हमारे पास न्यू डाटा आ गया तो हम उस न्यू डाटा के मुताबिक हमारा जो मॉडल है मशीन लर्निंग का, हम उसको कैसे यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सी डी के बारे में, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। इसके बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन ये यानी कि टॉपिक पढ़ा था हमने। फिर गिटहब वर्जन वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हम वर्जन कैसे बनाएंगे एक अपने उसके मॉडल का। जैसे वर्जन आजकल चलता है के भी चलते हैं कि या 11 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये वर्जन पॉइंट के बाद जो होता है वो हमें बताता है कि ये वर्जन पीछे वाले वर्जन से अपडेशन है, इसमें न्यू फीचर्स ऐड हुई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो ऊपर बताई गई हैं, यही हमने यानी कि वो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान ये करनी है। सबसे पहले हमने डेवलपर कमेंट करना होता है, ठीक है, कोड को बिल्ड करना होता है, एयरक्राफ्ट बनाने होते हैं, कोड को टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग हमारी यूनी होती है, यूनी मसलन के एक एक करके होगी। फिर कोड को एनालाइज करेंगे, कोड हमारा सही चल भी रहा है, उसकी वर्नेबिलिटीज मतलब कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। यही जो स्टेप्स ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, यही स्टेप्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर हमारा डे थ्री में हमने जो पढ़ा था वो है डेटाबेस। डेटाबेस बैकएंड फ्रंट एंड, इसके बारे में हमने कलेक्शन की थी कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे या कैसे गैदर करेंगे। डाटा हमारा मुख्तलिफ सोर्स से हो सकता है, वो CSV फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, SQL फाइल हो सकती है, किसी वेबसाइट के ऊपर हमारा डाटा पड़ा हो सकता है, उसको फैच करना हो सकता है, या किसी और सोर्स से हमें डाटा मिल सकता है, उसको हमने यानी कि फैच करके ला के फिर अपना प्रोसेस शुरू करना होता है। और दूसरा हमारा काम होता है क्रू। और इसमें ये टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने होते हैं कि अपने मॉडल को बनाते हुए। सबसे पहले क्या है, करंट के उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उसकी EDA पर उसको करना है, आउटलायर्स वगैरह या दूसरे नल वैल्यूज वो रिमूव करने होते हैं। ठीक है। इंश्योर करना होता है कि हमारा जो डाटा है वो किसी भी गार्बेज
नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि हमने जब अपना वो मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें अगर कोई गलत चीज़ चले गई तो वो प्रिडिक्शन भी वैसे ही करेगा। लास्ट टाइम सर आकिब रहमान ने बताया था कि जैसे हम अपने मॉडल को तैयार करते हैं ना, जैसा डाटा हम उसको देंगे वैसा ही हमारा मॉडल प्रिडिक्शन करके देगा। तो इसलिए हमें इंश्योर करना होता है कि हम अपने डाटे को अच्छी तरह प्योरीफाई कर लें, ठीक है, अच्छी तरह छान लें उसको, अच्छी तरह प्योरीफाई कर लें कि उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू ना हो, ठीक है, उसमें नल वैल्यूज ना हो और कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना हो। फिर उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट इस हिसाब से करेंगे कि डाटे को इंश्योर करेंगे कि उसमें जो जो चीज़ या जो जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड हैं वो ही हमारे पास आए और बाकी चीज़ें ना आए, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे उस डाटे के मुताबिक। फिर डाटे को इंश्योर करेंगे कि वो डाटा हमारा एक्यूरेट है या नहीं है। ये ऐसे पता चलेगा कि जब हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे तब हमें इंश्योर होगा कि हमारा डाटा ठीक है या नहीं। फिर डाटा को एनालाइज करना है या हमने अपने मॉडल को एनालाइज करना है। मॉडल को एनालाइज कैसे करेंगे, हमने पैटर्न के थ्रू करना है। पैटर्न कैसे करना है कि हमने अपना डाटा जो हमने ले लिया है वो हम अपने मॉडल को देंगे, वो पैटर्न बनेगा और पैटर्न बनने के बाद उसके ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे या फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर्स इंजीनियरिंग वही होती है कि हमने जो एक होती है वैल्यू, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है। जो जो एक्स होते हैं ये मल्टीपल्स हो सकते हैं और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो एक ही हो सकती है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स होते हैं ये हमारे ये होते हैं कि हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू बनाते हैं और इसमें डिपेंडेंट वैल्यू एक ही होती है कि हमारी जो प्रिडिक्ट होगी वो वाई वैल्यू होगी और इंडिपेंडेंट जो होगी हमारी प्रिडिक्शन कितने कॉलम्स पे होंगी या कितनी चीज़ों पे होंगी वो हमारे एक्स होंगी। तो हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है। ये ट्रेन फीचर बनाने के बाद हम मॉडल को ट्रेन करेंगे इसी ये जो हमने कॉलम्स प्रिडिक्शन या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाए हैं इसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग में भी हम डाटा को फुल ट्रेन नहीं करेंगे कि मसलन जो हमने अपना डाटा सोर्स जितना भी इकट्ठा कर लिया है तो 100% वैल्यू पे नहीं करेंगे। हम 80% ट्रेनिंग पे लगाएंगे और 20% टेस्टिंग में लेंगे। मेजोरिटी में यही होता है, वैसे तो ज़्यादातर ये भी चल जाता है कि हाँ आप 30-70 ले लें और 25% या 75% ऐसे डिवाइड कर लें, क्योंकि डाटा को हमने डिवाइड करके फिर उसको बनाना होता है, फिर उसकी इवेल्युएट करनी हो सही रहा है या नहीं रहा, तो उसको पाइपलाइन बना के हमने डिप्लॉय करना होता है। और आगे में हमने पढ़ा था डे 4 में कि हमने एपीआईज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी भी राय दी थी कि एपीआईज क्या होती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह गाइडलाइन सारी दी थी। फिर स्टेजेस क्या होती हैं उसमें, जो डे 3 में था वही स्टेजेस इसमें है, लेकिन इसमें फर्दर इन्हांसमेंट ये है कि हमने मॉड्यूलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। मॉड्यूलाइजेशन कोड की होती है, या पाइपलाइन बना लो या उसकी मॉड्यूल बना लो। ऐसे होता है कि आप एक कोड को F1 किसी में रखा है, आपने मॉड्यूल M में रखा है, तो उसको यूज करना चाह रहे हैं M2 में और उसका फंक्शन है M2। तो हम जो ये हमारा पहला मॉड्यूल है और ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, हम इसकी फंक्शनैलिटी इसमें यूज करते हैं। तो ये मॉड्यूलाइजेशन करती है, ठीक है। ये मॉड्यूलाइजेशन हमारे कोड को ज़्यादा बेहतर बनाती है, हमें इंश्योर करती है कि अगर हम फ्यूचर में इसको कहीं अपडेशन करें तो हम इसमें अपडेशन करेंगे ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाएगी। हम पूरे कोड को या पूरे मॉडल को बार बार नहीं यानी कि छेड़ेंगे, उसमें खराबी नहीं आएगी। इसमें हमने ये ज़्यादा मेजर लाइन ये पढ़ी थी। फिर हमने मॉडल को डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट जैसे स्टेप बाय स्टेप करनी होती है कि हमने वैलिडेट करना है। वन स्टेप वैलिडेट होता है, फिर मॉडल को डिप्लॉय करना होता है, प्रोडक्शन उसकी करनी होती है कि जैसे अगर हमारे पास या हमने स्पेसिफिक डाटे पर हमने अपना मॉडल ट्रेन किया है, अब हमारा डाटा अपडेट हो गया है, तो हमने उसको प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट के मुताबिक डिप्लॉय करना है, उसको उसके अंदर चेंजेस लानी है, ठीक है। क्योंकि हमारा डाटा चेंज हो चुका है, जो इस पे हमने जिस पे हमने मॉडल ट्रेन किया था, अब हमारा डाटा न्यू आ गया। हम अब डाटे में इन चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल में चेंजिंग करनी पड़ेगी। मॉडल में चेंजिंग करने के दौरान हम
ये 3 स्टेप करेंगे कि उसमें इंटीग्रेशन करते वक्त एग्जिस्टिंग चेक करेंगे कि क्या चीज़ें उसमें पहले से पड़ी हुई हैं। मॉडलाइजेशन यही बेसिकली होगा कि हम जब मॉडल को अपडेट करेंगे तो हमें कोड सारा चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसमें ज़रा सी चेंजिंग करेंगे, हमारा डाटा वही होगा और वो हमें प्रिडिक्ट सेम रिजल्ट करके देगा जैसे पहले करके दे रहा था। उसके अलावा हमने मॉडल को मॉनिटर डे बाय डे करना होता है या वीकली करना होता है। हमने मॉडल को उसमें नज़र रखनी होती है कि उसमें अगर इनसाइट नहीं आ रही हैं तो उसमें चेंजिंग्स क्या करनी पड़ेगी। उसमें रिसोर्स मॉनिटरिंग करनी होती है, अलर्ट्स करने होते हैं। अलर्ट्स यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत आ रही है तो भी टैकल करना है। रिसोर्स अगर नया आ रही है, डाटा नया आ रहा है तो उसको भी टैकल करना है। मॉडल को वक्तन फवक्तन हमें अपडेट करते रहना है क्योंकि डाटा सेम नहीं रहता, डाटा इन्हांस होता रहता है और उसमें चेंजिंग आती रहती है। वीक 1 में हमारा ये था। और मैं वीक 2 का भी थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ कि वीक 2 में हमने स्टार्ट किया था गिटहब से। गिटहब बेसिकली जो होती है मॉडलाइजेशन वीएस कंट्रोल वर्जन वर्जन कंट्रोल करने के लिए इसमें मुख्तलिफ डेवलपर्स, मुख्तलिफ स्किल्स वाले डेवलपर जो कि कोई हो सकता है फ्रंट एंड का हो, कोई बैक एंड का हो, कोई पाइपलाइंस बनाता हो, कोई एपीआईज बनाता हो, तो वो डेवलपर्स सारे मिलकर और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर वीक 2 में इंट्रो हुआ था तो गिटहब में हमने चेक किया था कि कमिट कैसे करते हैं, पुश, पॉप, और उसके बाद उसको एक और कमांड थी, ये 3 थी, ऐड, पुश, कमेंट और पॉप। 4 कमांड थी वो हमने यानी कि पढ़ी थी। तो उसके अलावा हमने गिटहब के इंफॉर्मेशन ली थी सर अदील से और उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद सर आकिब रहमान ने हमें यानी कि मॉडलाइजेशन की बकायदा वो चला के दिखाई थी, कोड के जरिए एक्सप्लेन करके दिखाया था कि मॉडलाइजेशन करते कैसे हैं। और उसके अलावा कि उसमें डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी किसी भी प्रोजेक्ट में रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्टरी ना होगी, डायरेक्टरी होती है कि, एक मिनट में अपनी स्क्रीन, वॉइस नहीं आ रही। आ, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। तो जब तक सर जवाब वापस आते हैं तो कोई साथी बताएगा कि जी सर। सो जूम पे तो लिमिट 500 लोगों की होती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जूम पे लिमिट 500 लोगों की होती है तो हम दिन में 12 सेशन क्यों चलाते हैं? हम एक ही सेशन में सब लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? दिन में चलाना था। तो साथी बताएगा इसकी रीजन। सर इसमें क्वेश्चन आंसरिंग का मौका मिल जाता है हर किसी को। और इसी तरह अगर किसी ने सेक्शन में मतलब सर किसी सेशन में परफॉर्म करना हो किसी ने तो वो भी उसको भी हेल्प मिल जाती है इसमें। नहीं तो हम एक
ऐसा क्यों ना करेंगे, हमको एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढे, टॉप का बंदा जो बहुत अच्छा पढ़ाता हो, और वो एक ही सेशन पढ़ा दे, या हम उसकी वीडियोस बनवा लें, पहली दफा पढ़ा के फिर हम यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा दें। तो हम सर जूम पे 500 सेशन चलाने की क्या जरूरत है? सर 500 लोगों को इंगेज करना बहुत मुश्किल होगा। चले लेट्स सपोज एंगेज भी हो जाए, वैसे हम अच्छी सी वीडियोस बना दें, तो क्या मसला हल नहीं हो जाए, वो बेहतर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, सर अच्छी अच्छी वीडियो तो MIT कोर्सेरा ये तो बहुत अच्छी वीडियो बनी है, अगर वीडियो बनी है। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। सर ऑन सर द ये भाई स्पॉट कह रहे हैं, सर ऑन द स्पॉट आंसर क्वेश्चन मिल जाती है, और दूसरी बात कि जो सेशन दे रहे होते हैं उनकी मेंटेलिटी और मेंटेलिटी होती है। बिल्कुल। सर मैं अच्छा, अगर जी 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 सर। अरसलान आपकी आवाज में शोर आ रहा है काफी। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आई कोड गुरु कौन सा मसला हल कर रही है जो कि यूनिवर्सिटीज नहीं हल कर पा रही, जिससे स्टूडेंट की सक्सेस हो रही है? सर यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है कि वो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास सिर्फ पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं होता जितना मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। और उनकी मेंटेलिटी और हमारी मेंटेलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने खुद जब प्रोफेसर से क्वेश्चन करता था, तो वो कहता था कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब किसी को आता भी नहीं है, तो वो दूसरे साथी को बोल देते हैं कि आप आंसर करते। तो मेरा एक्सपीरियंस इधर यही रहा है। अच्छा अच्छा। तो और कौन सा मसला है जो कि आई कोड गुरु पे हम हल कर रहे हैं? यस 12 सर सेशन दिन में 12 जूम सेशंस के। सर यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन 10 बार भी करें तो हमें 10 बार आंसर मिलता है। हम यूनिवर्सिटी के टीचर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन करें तो वो 2 बार भी रिपीट करेगा और तीसरी बार में कहेगा आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप निकम्मे हैं। हाँ, तो बेसिकली हम इसमें ये ज्यादा सेशन चलाने का एक जो मेन पर्पज है वो ये है कि 12 डिफरेंट लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले प्रेजेंट करने की, बोलने की। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट निकलता है, जो सबसे बड़ा ब्लॉकर उसका है वो ये है कि उसे बोलना ही नहीं आता। तो अगर यहाँ पे भी आप उसी स्टाइल से पढ़ेंगे जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि चुप करके सुनते रहे, टॉपिक कर लिया, तो यहाँ पे आई कोड गुरु का ये कतन मकसद नहीं है कि आपको पाइथन आ जाए या वो कोई और टूल आ जाए। आई कोड गुरु का मतलब है कि आपको ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनाया जाए कि जिसके साथ हर बंदे का काम करने को दिल करे। एवरीबॉडी वांट्स टू हायर यू। उसके लिए जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, दिस इज द बिगेस्ट वन, वो है कि बोलना नहीं आता, अंडर प्रेशर ऑडियंस को फेस करना नहीं आता। तो इसलिए इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। एक चीज जो जितनी जल्दी शुरू हो सकता है करें, वो है सेशंस में प्रेजेंट करना। उतनी जल्दी आप आगे जाना शुरू हो जाए। अगर आप वो नहीं कर रहे तो उतनी देर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सर जवाब शुरू करें। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में? सर मेरा क्वेश्चन है, लेकिन वो जब मॉड्यूल स्टार्ट होंगे उसमें एक क्वेश्चन है, मैंने सर्च भी किया लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो वो बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम फिक्स क्या चीज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आई एक्सपेक्ट मोर पीपल टू बी रेडी टू टीच टू प्रेजेंट इन सेशन। अगर आपको महीना यहाँ पे हो गया और आप अभी तक प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। आप नॉन सीरियस हैं और आप इस खुशफहमी में हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ नहीं। आपकी आउटपुट वही होगी जो आपकी आउटपुट यूनिवर्सिटी में थी। 19-20 का फर्क हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई आप किसी बंदे से बात करेंगे तो वो आपके साथ काम करना चाहेगा, आप प्रोफेसर को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी इंटरनेशनल एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो ये चीजें में रखें। चलें सर, जवाब शुरू करें। ओके सर। हमारा यानी कि वीक 2 में डे 3 में हमने YAML के बारे में पढ़ा था। YAML क्या होती है? YAML बेसिकली हमारी एक लैंग्वेज ही है, या एक कह सकते हैं नोटबुक ही है। उसमें येट अनदर लैंग्वेज होती है, एक्सटेंशन उसकी होती है .yml। जैसे हमारी वर्ड की फाइल होती है डॉट डॉक्स, या हमारी कोई
टेक्सुअल फाइल होती है .txt, वैसे ही इसकी एक्सटेंशन होती है। और ये लैंग्वेज कैसी होती है, ये होती है सेमी स्ट्रक्चर होती है। सेमी स्ट्रक्चर होती है कि हम इसमें कस्टमाइज खुद अपना भी कोड लिख सकते हैं और लिखा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, ठीक है, इसमें सीरियलाइजेशन भी करते हैं हम। और इसके अल्टरनेट्स भी होते हैं। अल्टरनेट्स ज़्यादातर मैंने सर्च नहीं इसके बारे में की, लेकिन जो हैं मेजर में जो नेम बोले गए थे एक्सएमएल की तरह होते हैं, जेसन फाइल होती है, और प्रोटो प्रोटो बफर होती है, ठीक है, ये नेम बोले गए थे उसमें सेशन में। फिर इसमें क्या होता है कि मेमोरी एंड बैकअप कंपेटेबिलिटी होती है, ठीक है। और ये फॉर्मेट लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट, इसको बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्मेट ही बोला जाता है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है कि इसके अंदर एक पहली की होती है और दूसरी उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूज मल्टीपल होती हैं, लेकिन की जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। उसका की जो नाम है ना, नेम जो नेम है वो हम नेम उसका स्पेसिफिक ही लेंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो है कैटेगरी या कह सकते हैं वैल्यू लिखी हुई है, इसमें जो कैटेगरी है ये मेरी की है, और इसमें जो ये AWS DevOps ये हम मेरी वैल्यूज है। अब वैल्यू में भी मैंने ये नंबरिंग की हुई है, या कह सकते हैं लिखा हुआ है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, लिस्टिंग की हुई है। लिस्ट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये YAML के अंदर कैसे सिंटैक्स है वो चीज़ लिखी हुई है। फिर इसमें अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो इसके अंदर हम यही ये इसकी की है इतनी, उसके आगे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और आगे हम अपनी ये कोटेशन में लिख देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही है। उसके अलावा सर आकिब ने बताया था कि इसमें अल्टरनेट्स नेम होते हैं जो कि यूज होते हैं, नंबल, NC, HCL, कुछ नेम थे। फिर जनरल नॉलेज जो होता है कि ये क्यों यूज हो रही है, ठीक है। उन जब सर आकिब ने अपनी स्क्रीन शेयर की थी, उन्होंने अपनी स्क्रीन में जो जो चीज़ें लिखी हुई थी या यूज की हुई थी वो थी कि हमने ट्रेन को मॉडल को ट्रेन करना था। ट्रेन मॉडल करने से पहले जो लाइब्रेरीज हैं वो कौन सी थी, नमपाई, पांडा, एसकेलर्न। हम एसकेलर्न में मुख्तलिफ लाइब्रेरीज और हैं जो हम यूज़ करते हैं, इंप्यूटर करते हैं, ताकि उसमें से हम की फीचर्स निकाल सकें। उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, लेबल इनकोडिंग करते हैं। फिर डाटा को मुख्तलिफ तरीके से हम डाउनलोड करते हैं। डाटा को व्यू करने के लिए हम कौन सी फंक्शन यूज करते हैं, हेड और टेल यूज करते हैं। एक और भी वो होता है, वो मैंने देखा था, सैंपल सैंपल फंक्शन, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसमें हम उन्होंने शेप्स निकाली हुई थी, यूनिक वैल्यू निकाली हुई थी, डाटे को कॉपी किया था ताकि उनका एक्चुअल डाटा जो है वो खराब ना हो, क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ होती है वो बार बार नहीं मिलती। तो हमने अपना एक्चुअल डाटा को सिक्योर करना होता है, उसकी कॉपी बना के आगे उसको यूज़ किया हुआ था उन्होंने। उसका इन्फो निकाला हुआ था। इन्फो निकालने का मकसद था कि डाटे के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स के नेम और उनकी डाटा टाइप्स, क्या क्या डाटा टाइप्स हैं वो। फिर आगे उन्होंने देखा था या लिखा था, निकाले हुए थे कि हम न्यूमेरिकल्स कॉलम्स कितने हैं और कैटेगोरिकल्स कॉलम कितने हैं। कैटेगोरिकल्स कॉलम कितने हैं, तो न्यूमेरिकल्स कॉलम जो थे उनका उन्होंने मीन्स निकाला था, कैटेगोरिकल का मोड निकाला था। ये स्टैटिकल्स कैलकुलेशन होती हैं, ये खुद यानी कि लर्निंग है। फिर इंप्यूटर का उन्होंने एक फंक्शन यूज किया हुआ था, स्केलिंग की हुई थी। ये था जो था ये सेशन था तकरीबन 2 दिन पहले का। मैं रिसेंटली जो हुआ था वो शेयर करता हूँ। अब रिसेंटली जो उन्होंने सर आकिब ने बताया था कि डायरेक्टरी, जैसे कि मैंने बात की, डायरेक्टरी किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी होती है। जी सर, मैम आपका कोई क्वेश्चन? जी आपने भी YAML में बताया कि कॉन्फ़िगर ये जो है पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैम पाइपलाइन बेसिकली होती है कि हमने डाटे को फैला दिया है, फैलाने के बाद उसको यूज़ किया है, यानी कि अपने मॉडल को जब बना लिया है ना,
मॉडल को बनाने के बाद हमने ये एक मैं जगह इसकी स्पेसिफाई कर दिया एग्जांपल अगर दे लूं, जी जी सर, प्लीज इसकी आप मैं एग्जांपल एग्जांपल। दे सकता हूँ। तो लेट्स सपोज जी जी सर। कि आपने लेट्स सपोज कॉलेज जाना है घर से। जी सॉफ्टवेयर है जो घर से कॉलेज जा रहा है। अब घर से कॉलेज जाने के बेशुमार तरीके हैं। जी आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं, गाड़ी पे भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकते हैं। यस सर। तो जब आप ओवरऑल सिस्टम बनाएंगे तो उसमें काम होगा कि आपने घर से कॉलेज जाना यस सर। है। आप ये उसमें हार्ड कोड नहीं करेंगे कि घर में कॉलेज किस तरीके से, ये चीज आप रखेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके सर। ताकि जब आपको ये घर से कॉलेज जाने का पाथ है, राउट चेंज करना, मसलन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और अब अपने राउट चेंज करना है या कन्विंस चेंज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जाते थे वो बंद हो गई है, जी ठीक है। तो ये चीजें हम सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। मसलन सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये रखना है कि आपने जो मॉडल चलाना है ये छोटे कंप्यूटर पे चलाना है या बहुत बड़े हैवी कंप्यूटर पे चलाना है। ओके सर। तो आप ये सॉफ्टवेयर में हार्ड कोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने छोटे कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया तो बड़े कंप्यूटर पे सही नहीं चलेगा वो, पर अगर जी बड़ा सिलेक्ट कर लिया तो छोटे पे सही नहीं चलेगा। तो आप बेसिकली जी कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं कि मुझे जो प्रोसेसर है वो 4 कोर का चाहिए, 6 का चाहिए, 8 का चाहिए, 20 का चाहिए, ओके सर। राइट। थैंक यू सो मच। यस सर, इसी आई तरह जो अंडरस्टैंड। डाटा है, जो डाटा का साइज है वो आप कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। यस कभी आप चाहेंगे जो मॉडल ट्रेन है वो 2 GB डाटा पे हो जाए, कभी आप चाहेंगे मॉडल जो ट्रेन है ये 200 GB डाटा पे हो जाए। तो यानी कि वो सारी चीजें जिनकी जिनका साइज, जिनकी कैपेसिटी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चेंज हो सकती है, वो चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल डाटाबेसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप सॉफ्टवेयर यस ऐसा सर। नहीं बनाएंगे जो कि एक ही डाटाबेस की टाइप के साथ काम करता हो, यस सर। राइट। इसी तरह क्लाउड की ओके। बेशुमार टाइप है, गूगल क्लाउड है, अमेज़न क्लाउड है। तो आप ऐसा यस सॉफ्टवेयर अमेजन। नहीं बनाएंगे जो एक ही क्लाउड पे काम करे। यस सर, यस आई तो आप अंडरस्टैंड। जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें मैं सिर्फ बताऊं कि क्लाउड चेंज हो गया तो बाकी चीजें खुद ही चल पड़े। तो ओके सर। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि आपका ओके। प्रोग्राम पढ़ता है, रीड करता है। तो वो टेक्स्ट फाइल जो है उसमें किस स्टाइल से चीजें लिखनी है, वो एक स्टाइल है, यमल है या जेसॉन है, सही है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच सर। सही है। तो इनको हम इंग्लिश में नॉर्मली मार्कअप लैंग्वेज के कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज जिसमें आप आसान इंग्लिश लिखते हैं और वो चीजें खुद ही होती जाती ओके। हैं। इसमें इंग्लिश, इसमें लैंग्वेज को अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती। जितना पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कअप यस। लैंग्वेज में सिंपल सिंपल इंग्लिश लिखी होती ओके सर, थैंक यू सो मच। है। तो बात मेरी समझ में आ गई आपको? यही क्वेश्चन यस था सर। ना आपका? जी जी सर, बहुत अच्छी तरह समझा गया, थैंक यू कॉन्फ़िगरेशन, सो मच। कॉन्फ़िगरेशन की इस बला का नाम। यस सर, चलो जी, समझ आ नेक्स्ट गई। चलें। नेक्स्ट चलें सर। जवाब आप बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं यार। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर जब हम मॉड्यूल बनाते हैं, जिस तरह अगर हमारे पास एक ही डायरेक्टरी पे हो, दो फाइल्स पड़े हो, तो वो हम इंपोर्ट बना के एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सर ये इनिट फंक्शन का मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो इनिट है वो जो मेरे ख्याल से ऊप में इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होता है, ये वही कंसेप्ट है कि नहीं? ये इनिट का मुझे समझ नहीं आ रहा। अ, अ, मैंने देखें, जिस चीज को समझ नहीं ना आ रहा उसे फिलहाल रटा मार लें और आगे चलते जाए। जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उसे बहुत छोटी बातें समझ आती हैं, पानी ले लो, खाना खा लो, बाकी उसे कोई बात समझ नहीं आती। बाकी चीजें टाइम के साथ साथ समझ आती है। बाकी चीजों को वैसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये काम इसी तरह होता है। अगर मैंने स्कूल जाना है तो बाबा के साथ बाइक पे स्कूल जाना है, वो ये नहीं कहता कि गाड़ी पे क्यों नहीं जा रहे, पैदल क्यों नहीं जा रहे, वो मान लेता है बात, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको टाइम के साथ साथ उनकी डेप्थ समझ आएगी। जो ह्यूमन ब्रेन है उस वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी आस्ता आस्ता बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो वो हर कॉम्प्लेक्स चीज को सिमिलर लेवल पे हैंडल कर लेता है। तो अभी आप है बिगिनर लेवल पे, तो हर चीज में जो चीजें समझ आती जा रही हैं वो करते जाएं, बाकी चीजों को जेन में रखने का काम इस तरह करते हैं। तो वो चीजें जब आप 5-10 मॉडल बना लेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे।
बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी भी समझ नहीं आती। जिस तरह मैं गिट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस कमांडें लिख के रखी हुई हैं जो 5-10 मैं यूज करता हूँ। जब मुझे उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करना हो तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ जिससे मेरे से अच्छी गिट आती है। तो आपको बात समझ में आ गई है जी सर, जी सर। कि जो चीजें आसानी से समझ आती जा रही हैं वो समझते जाएं, बाकी चीजों को याद नोट डाउन करते जाएं, याद करते जाएं। और इंटरव्यू में ये कहना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि मुझे इस चीज का इंटरनल नहीं पता कि अंदर से कैसे काम करता है। इट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। मसलन मैंने सिर्फ यमल यूज की हो तो मैं कह दूंगा कि मैंने यमल यूज की हुई है, तो वो कहेंगे और लेट्स सपोज मुझे कोई और चीज नहीं आती और वो कहता कि यमल क्यों चूज की थी, तो कहना भाई मुझे पता ही सिर्फ इस बात का था। तो वो कहे इसकी अल्टरनेटिव कौन सी है, आप कहे मुझे नहीं पता अल्टरनेटिव कौन सी। तो इट इज वेरी ऑनेस्ट आंसर। कोई एम्प्लॉयर आपको इस वजह से कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। चलें जी नेक्स्ट। सर मैं कंटिन्यू करूँ फिर? जी जी कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। तो हमने यानी कि लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सर ने बताया था कि हमने बनानी है अपनी डायरेक्टरी या मॉडल को कैसे, यानी कि प्रोजेक्ट में हमने सीरियल्स कैसे बनाने हैं, सीरियल से कैसे कि हमने अपना अगर मॉडल को बना रहे हैं, डाटे को क्लीन कर रहे हैं या डाटे को ट्रेन कर रहे हैं या उसके अलावा डाटे को हमने वैलिडेट कर रहे हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं या किसी और फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए उन फाइल्स को, डायरेक्टरीज को कैसे हैंडल करना है वो बताया था। और उनको बाय विजुअल वे सर ने दिखाया था कि मैंने कैसे कैसे वो फंक्शन यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो उसमें डाटे का एडीए फीचर्स वगैरह, ये फीचर्स हर बार हमने, ये वर्ड आएगा, हमने फीचर्स हर बार बनाने हैं। उसकी डिपेंडेंसी रिपोर्ट बनानी है, यही कि हमने डाटे को मॉडल और ट्रेन वक्तन करते रहना है। लेकिन एक बार करने के बाद जब डाटा आएगा उसको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटे को फिर सिर्फ फीचर्स की बेस पे हम ट्रेन करते रहेंगे। फीचर्स चेंज होंगी लेकिन आपका जो मॉडल होगा वो वैसा ही रहेगा। उसमें उन्होंने ये बताया था कि नॉर्मलाइजेशन, जो कि नॉर्मलाइजेशन, ये डेफिनेशन है छोटी सी, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है डाटे को नॉर्मल करने के लिए। अगर एक कॉलम है उसमें एज पूछी हुई है, एज कॉलम में सिर्फ इंटीजर ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इंटीजर जो होते हैं कि 1 2 3 5 7 ऐसे। अगर उस कॉलम में किसी ने लिखा हो 5.7, ठीक है, या 3.7, तो उस कॉलम को हमने नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कह देंगे हम। और उसके अलावा कि हमने फिर फाइल्स का पढ़ा था कि फाइल क्या बनानी है। डॉट फाइल होती है पाइथन की फाइल। अब डॉट फाइल में हम मुख्तलिफ फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, एक फाइल के अंदर मुख्तलिफ एक मॉड्यूल बनेगा, वो मॉड्यूल को हम फाइल भी कह सकते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं। जो सर आकिब का प्रोजेक्ट था, उन्होंने अपने SCR डायरेक्टरी थी उनके अंदर ही सारे ये काम किए हुए थे। उन्होंने मुख्तलिफ इसको इंपोर्ट वगैरह किया हुआ था सीरीज। फिर मैम रहमाना ने यानी कि बताया था कि डायरेक्टरी का फ्लो कैसा होता है। ये सारा का सारा डायरेक्टरी का फ्लो होता है कि सबसे पहले मेन फोल्डर होता है आपका। मेन फोल्डर आपका प्रोजेक्ट नेम भी हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम भी हो सकता है। प्रोजेक्ट नेम आपका जो भी हो, या आपका जो प्रोजेक्ट का नेम चल रहा है, जैसे आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसके मुताबिक अपना नेम रख लें। उसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर होगा। उस कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो फाइलें होंगी या एक फाइल होगी। पहली फाइल होगी कॉन्फ़िग की और दूसरी फाइल होगी इंट की। कॉन्फ़िग की फाइल जो होगी, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगी कि आप क्या कर रहे हैं या कौन से मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। इंट की फाइल के अंदर एक और चीज़ होगी कि इसमें फंक्शंस होंगे, या हम एक ही बार वो लाइब्रेरीज के फंक्शन बना लेंगे और हर बार बाकी फोल्डर में उनको यूज करेंगे। एक लाइन में ये भी लिखा हुआ है, क्रूशियल होती है। और
दूसरे फोल्डर्स को लिंक करवाने के लिए काम आती है। ठीक है, अब दूसरा इसके सेम पैरेलल में देखें, ये फोल्डर है प्रोसेसिंग। कॉन्फ़िगरेशन के बाद प्रोसेसिंग का फोल्डर है, फोल्डर में दूसरा इसके पैरेलल है मॉडल ट्रेनिंग का फोल्डर है। अब मॉडल ट्रेनिंग में मुख्तलिफ स्टेप, स्टेप 1 में उसकी फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4 में मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन। अब ये सिर्फ इस फोल्डर में मैं कर रहा हूँ। अब इस फोल्डर में मैंने की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रोसेसिंग के फोल्डर में जाके इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये इंट फाइल एक फाइल होगी जिसके अंदर मैं एक फंक्शन बना दूंगा, जिसकी ये सारी मॉडल के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी बयान करेगी, और उसको मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर दूंगा। बस इसकी सारी फंक्शनैलिटी दूसरे फोल्डर में जाके हमने कैसे यूज़ करनी है, ये फोल्डर का फ्लो मैम ने बताया था। फिर सर ने बताया था कि हमने राकिब ने बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हमने फीचर्स क्यों बनाने होते हैं, और उनकी फीचर इंजन के बाद उनकी फोल्डर को हम जो डायरेक्टरीज होती है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बिल्ट इन भी हो सकती है, और अपने यानी कि अपने यानी कि प्रोजेक्ट के मुताबिक उसको कैसे डील करना है वो होते हैं। फिर उनके अंदर हम एक सीआरसी, जैसे ये फाइल थी उनकी, ये वाली सीआरसी फाइल थी, फोल्डर था, उन्होंने इस फोल्डर के अंदर ये स्टेजेस इंप्लीमेंट किए हुए थे। क्या स्टेजेस थे, पहले उन्होंने स्टेज 1 में रीडिंग फाइल की हुई थी। रीड फाइल में उन्होंने मुख्तलिफ डाटा सोर्स इंप्लीमेंट लिए थे, कुछ सीएसवी थे, कुछ एसक्यूएल से थे, और कुछ क्लाउड से प्रोसेसिंग किए हुए थे, और उनको प्रोसेस किया था और विजुलाइज किया था उन्होंने ग्राफ चार्ट्स वगैरह के जरिए। इसकी इंजीनियरिंग की थी, फीचर्स वही वैसे मैंने बात बताई है कि फीचर्स लफ्ज बार बार यूज होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ कॉलम्स होंगे, और मुख्तलिफ कॉलम्स को हम स्पेसिफिक कॉलम के मुताबिक प्रिडिक्शन मॉडल को प्रिडिक्ट बनाएंगे कि क्या काम करेगा वो। तो उसकी स्प्लिटिंग की थी, स्प्लिटिंग जैसे कि 20 to 80% से करना है, मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल की इवेल्युएशन, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। अब वाई वी बेनिफिट्स ऑफ दी स्टेजेस, अब हम हमें इन स्टेजेस की क्या बेनिफिट है। इनका बेनिफिट ये है कि हमने जब ये सारे के सारे स्टेजेस ऐसे फोल्डर में बनाए हैं ना, ये सारी मॉडलाइजेशन और अब ये ऐसे स्टेजेस में बनाए हैं, मैंने इस फोल्डर में फीचर इंजीनियरिंग की है, तो मैं इसके अंदर उसकी फंक्शन ले सारी दूंगा, और अगर मैं यूज करना चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो मैं सिर्फ इसको मॉड्यूल लिख के इसके अंदर इंपोर्ट करूंगा, उसका फंक्शन का नाम लिखूंगा और आगे इंपोर्ट कर दूंगा। बस। फिर सर ने कहा था कि अपने तौर पे आप 2 मॉड्यूल बनाएं और उनको आप इसमें इंटीग्रेट करके देखें, ताकि आप उसके साथ फेमिलियर हों, जिस आप ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आगे वाले सेशन में आगे वो हमें ये भी बताएंगे कि हम मॉड्यूल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या मॉडल कैसे ट्रेन करेंगे। तो दैट्स ऑल। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। और जो मैंने मॉडल बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, वो मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मेरी स्क्रीन विजुअल है। जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है। तो सर ने असाइनमेंट के तौर पे हमें बताया था कि आप एक मॉड्यूल बनाएं, तो मैंने ये ऑपरेटर है,
ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। ये मेन फंक्शन, ये मेन मॉड्यूल है मेरा। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि अपना पहले ऑपरेटर बनाए हैं और उनको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर मैंने ये बनाए हैं, फंक्शन बनाया, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर रही है कि क्या एक्स वाई प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मैंने की हुई है। और मैं इसको मेन में जाके इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट की है। फिर मैं यूज़र से नंबर्स ले रहा हूँ दो, और उनकी ये आंसरिंग दे रहा है। अब मैं इस ऑपरेटर को रन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस फंक्शन, इस वाले यानी कि फाइल को रन करूँगा। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटर वाले फाइल को असेस करेगी, और जो भी ऑपरेशन इसमें यूज हो रही है, ये वाले फंक्शन यूज हो रहे हैं, इसमें ये फंक्शन यूज होके मुझे आउटपुट ऐसे स्क्रीन में ये दिखाएगा। ये मैं शो भी करवा देता हूँ आपको। ये पाइथन 7 4, देखे मैंने फाइल कौन सी रन की है, पाइथन मेन डॉट पाई, ये वाली फाइल। इसमें ये मॉड्यूल बना हुआ है। ये जो छोटा सा सिंपल सा है, जस्ट बिगिनर लेवल, जो कि समझ आ सकता था। तो इसमें ज़्यादा कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। और जो एक क्वेश्चन था कि सर ने पूछा था कि इंट फाइल क्या है, तो इंट ये होता है, इसके बारे में पढ़ा था मैंने। इन इट, ये होता है कंस्ट्रक्टर। इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत लंबी है, लेकिन ये अगर फाइल या ये कंस्ट्रक्टर अगर बन जाए ना, तो फंक्शन को या ऑपरेटर को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ ऐसे ही हम इंपोर्ट करेंगे। ये जैसे मैंने ये किया हुआ है, ऑपरेटर डॉट सारे कॉल किया है, फिर फंक्शन का नाम कॉल किया है, फंक्शन के नेम के साथ मैंने ये num1 और num2 दे दी है। जो ये इंट डॉट पाई है, ये कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसमें फाइल्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके डायरेक्टरी में रख के हम मॉड्यूलाइजेशन करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में अगर हमने अपने कोड में एडिटेशन करनी है या अपडेशन करनी है, तो उसमें कम्प्लेक्सिटी ना हो, उसमें अपडेशन इजीली हो जाए और कोड रीडेबिलिटी भी ज़्यादा इजीली हो जाए। सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, वरना मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर लूँ। थैंक्स लॉट सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। इज़ इट पॉसिबल कि काइंडली आपने जो नोट्स बनाए हैं ये आप शेयर कर दें? इट विल प्लेयर। जी जी सर, ज़रूर मैं कर दूँगा। जी थैंक्स लॉट। आई थिंक आपने बहुत ही इमैक्युलेट नोट टेकिंग की है। मुझे तो लग रहा है कि आपने एक एक क्लास जो उन्होंने बोला था वो आप कैप्चर करते रहे हैं। सो बहुत ज़बरदस्त आपने नोट्स, बड़ी डिटेल्ड और बड़ी कंप्रिहेंसिव नोट्स थे। थैंक यू सो मच सर जवाब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोगों की कोई भी जनरल क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ अभी सर जफर शाहिद हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। बाकी आपका जनरल कोई भी सेशन करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, या आप कुछ कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप जो है सर, यहाँ पे सर जुबैर जफर हैं स्लैक के ऊपर, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप सर इसके अलावा सर वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई और क्यूरी है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। सर जफर, एक सवाल जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था जब हम उनको आई थिंक कोई डीएसए का एक्सरसाइजेस करवा रहे थे और लीड कोड भी, उन्होंने ये पूछा था कि जी जो फैंग इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज के अंदर बाकायदा जो ये कोडिंग इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये लीड कोड से ही दिए जाते हैं या वाइट बोर्ड पे करवाए जाते हैं या टेलीफोन पे पूछे जाते हैं? दे वर मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, और ये मैं भी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि आई वांट टू प्रिपेयर कि जी क्या किस किस तरीके से सवालों को तैयार करना चाहिए। तो आपने जो कि बहुत सारे फ्रैंक इंटरव्यूज दिए हुए हैं, मैंने तो कोई फ्रैंक इंटरव्यूज नहीं दिए, तो मैंने ये सवाल होल्ड कर लिया था आपके लिए कि आप इसका जवाब देंगे। मैम
क्या कहते हैं, बहुत सारे दिए भी हुए हैं, बहुत सारे दिए भी दे रहे हैं अभी। तो जो फैंग इंटरव्यू होता है ना, तो इसमें ऑब्वियसली आपने हर वो चीज ऑप्टिमाइज करनी है तो जो इंटरव्यू से रहता है। तो जब मैंने खुद इंटरव्यू दे रहा था तो उस वक्त व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने थे, लेकिन कभी ऐसा भी होता था वो बंदा लैपटॉप लेके आता था और अपना लैपटॉप मेरे सामने कर देता था, तो इस पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पे, इसे सॉल्व करो। ऐसा लेकिन काम होता है मोस्टली व्हाइट बोर्ड पे होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी जो व्हाइट बोर्डिंग की प्रैक्टिस थी वो मैं 4 मार्कर्स डिफरेंट कलर के लेके उन्हें रबड़ बैंड में टाइट कर लेता था, तो वो एक बन जाता था। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं उसे ब्लैक से लिखता था, मैं कोड उसको ब्लू से करता था, साथ में कोड में जो कमेंट्स डालता था वो ग्रीन से डालता था, और जब मैं ड्राई रन करता था इंटरव्यू के लिए तो वो रेड से करता था। और ये मैं इतनी स्पीड से करता था कि दूसरे बंदे को फील नहीं था कि मैं मार्कर स्विच कर रहा हूँ। तो उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो सब इंटरव्यूज ने एक ही बात की, वाह सही है। अब जो इंटरव्यू होते हैं वो मोस्टली होते हैं वर्चुअल, अभी तक वर्चुअल चल रहे हैं। वर्चुअल में आपने टाइपिंग करनी होती है। तो अब जो इंटरव्यू है वो सॉफ्टवेयर है जो कि शेयर, जिसमें दोनों पार्टीज लिख सकती हैं आपस में, कोडर पैड में शेयर है। तो वो इंटरव्यूअर भी लिख पा रहा होता, टाइप कर पा रहा होता, आप भी टाइप कर सकते। तो अब इंटरव्यू होती है, और उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड इमैकुलेट होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो यू आर स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। नो बडी वॉन्ट्स टू इवन अंडरस्टैंड क्या कोडिंग अच्छी आती है। आप टाइम, और यानी कि आपका जो फीडबैक आएगी, ही इज टू स्लो। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? राइट सर, ठीक हो गया। सो यानी सर, जी प्लीज गो ऑन। जो राइटिंग के लिए डॉक फाइल होती है या आईडीई होती है कोई? आईडीई होती है, और वो आईडीई में इनके वेबसाइट्स हैं जिनमें 2 पार्टीज कनेक्टेड होती हैं, coderpad.io से कहना रहता है, और उसमें दो मल्टीपल लोग लॉग इन करके लिख सकते, जैसे गूगल डॉक है ना, तो मल्टीपल लोग एट द सेम टाइम अपडेट कर पा रहे होते हैं, तो इसी तरह वो भी आप सेम टाइम और मल्टीपल लोग उसमें कोड को रन भी टाइप कर किया जा सकते हैं। सकता होता है? बिल्कुल, कोड को रन किया जा सकता है, कोड कंपाइलेबल होता है, हेडर ऐड होती है बीच में। ठीक सर। और आपका जो कोड है, हाँ, कोड आपका कंपाइलेबल होना चाहिए, उस लैंग्वेज के लिहाज से बेस्ट कोड होना चाहिए जिसमें आप लिख रहे हैं। सूडो कोड नहीं चलता। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। यानी कि मैं C++ में कोडिंग करता हूँ, तो मैंने C++ में याद कर लिया था कि मैप को कैसे यूज करना है, वेक्टर को कैसे यूज करना है, रेस को कैसे यूज करना है, लिस्ट को कैसे यूज करना है। और उससे मुझे अपनी जॉब पे बहुत फायदा हुआ कि मैं बड़ी स्पीड से काम कर लेता था, मुझे गूगल में सिंटैक्स नहीं तो देखना पड़ता। और प्लस जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट लाइक एम्प्टी एआई मॉडल। तो इसे जितना डाटा देंगे और जितना डाइवर्स डाटा देंगे उतना ट्रेन हो जाएगा। तो जो लीड कोड है बेसिकली वो आपके ब्रेन के मॉडल को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, ट्रेन करता है। तो अगर आप लीड कोड कर लें तो वैसे ही आपकी जॉब में परफॉर्मेंस 4 to 5 times बेटर हो जाएगी। तो लीड कोड इज नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, इससे वैसे भी फायदा होता है। तो जो क्वेश्चन होते हैं ये 100% सेम क्वेश्चन है। लीड कोड के जो क्वेश्चन लिखे होते हैं ये इसी तरह इंटरव्यू में, दैट इज ब्यूटी। यानी कि अगर आप ये जो गूगल के 500 सवाल हैं ये कर लें तो देर इज अ बिग चांस कि गूगल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो गूगल में जाना इजियर है पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में जॉब लेना। ये किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर एक तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और सर दूसरा ये है कि ये जो मैंने उस दिन
स्लैक में भी क्वेश्चन पूछा था कि लीड कोड का अगर एक क्वेश्चन हमारे से 3 घंटे में भी नहीं होता तो हाँ, ये इसकी क्या बड़ा अप्रोच ज़बरदस्त है? सवाल है। हाँ कि देखिए, अगर एक एआई का मॉडल जो है वो ट्रेन नहीं है और वो 5 घंटे जोर लगाता रहे कैट को डिटेक्ट करने की, बिल्ली को डिटेक्ट करना है पिक्चर में, तो कर लेगा? नो सर, नहीं करेगा। तो ह्यूमन ब्रेन भी एक एआई मॉडल है और वो खाली है। तो आपको पहले 5 मिनट में पता चल जाता है कि आप इस सवाल की लॉजिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो जल्दी से जाए और सोल्यूशन देखिए। और ये सर काम आप उस वक्त तक करेंगे जब तक आप सवाल पढ़ के आप कहें यार ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, ये वैसे तरीके से होता है। तो इसलिए 3 घंटे जोर लगाते हैं लोग, एंड इट इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर। वो 10 को क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद तौबा कर लेते हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद वो डम है, उनसे लीड कोड होता नहीं। तो इसलिए 5 मिनट से ज्यादा ना लगाया करें। और अगर आपको क्वेश्चन आता भी हो तो कोड आपसे नहीं होगा, तो सारा दिन भी लगे रहें आप, तो इसी का इंडिकेशन कि भी आप कोडिंग वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे, भी आसान आसान क्वेश्चन करें और परेशान बिल्कुल ना, बस करते रहे, सेशन में आते ओके रहे, तो एक सर। टाइम आएगा तो कोड भी आना शुरू। ये बात क्लियर होगी है सबको? तो ह्यूमन ब्रेन यस लर्न बाय सर। ट्रेनिंग। उस बगैर ट्रेनिंग के मॉडल को यूज करने की कोशिश ना करें, गार्बेज आउटपुट आएगी। अगर आपका ब्रेन ने एनफ क्वेश्चन नहीं देखे हुए पहले 300-400 लीड कोड के सवाल, तो देर इज नो वे योर ब्रेन कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। ये बात सब अंडरस्टैंड कर लें। आई होप ये सब लोगों को बात समझ में आ गई है। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जोर से बोलिए। हाँ जी सर, मैं 2-3 दिन से हाईकोर्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, हाईकोर्ट गुरु को। इससे पहले मैं नहीं था, ये मेरी फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। तो मैंने आपके 2-3 सेशंस भी देखे हैं, आपकी टॉक्स भी देखे हैं। तो मशीन लर्निंग एआई में आपका फोकस नहीं है, तो अगर कोई बंदा इस प्लेटफॉर्म इस फील्ड में आना चाहता है तो वो आपके हाईकोर्ट गुरु से मतलब किस कौन कौन से कोर्सेज से फायदा उठा सकता है? जैसे भी ये पहली कोर्स बात था ये है, तो मैं समझ गया आपकी बात। पहली बात जो है, आई कोड गुरु इज 100% एआई एंड मशीन लर्निंग, नॉट सर 99%। किस नॉट 99%। एआई देखें, अगर एक कार है ना, तो कार पे दो किस्म के लोग काम करते हैं। एक है जो कार के ड्राइवर है, अगर आपने कार का जी ड्राइवर बनना है तो उसके लिए आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे और सीखेंगे, ऐसा ही है। जी सर। और दूसरा जो कार का इंजीनियर है, जी वो पहले डिग्री करेगा इंजीनियरिंग की, फिर इंजीनियर बनेगा। तो जिन लोगों ने एआई का इंजीनियर बनना है तो वो उनके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाथ है। हम एआई के ड्राइवरों पे ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि उनकी सैलरी कम है। अगर आपको आप कोडिंग नहीं आती तो आप एआई जी में क्या करेंगे? बिल्कुल सर, फिर यूजर होंगे हम। फिर आप यूज करेंगे। जो दुनिया में जो गूगल हायर करता है, गूगल में एआई के इंजीनियर में एआई की टीम में जाने के लिए आपको पता है कि एआई का आना बिल्कुल जरूरी नहीं हाँ, है। गूगल या गूगल जी जैसी बड़ी कंपनी में आपको एआई में जाने के लिए एआई का आना जरूरी नहीं है। सुपरफिशियल सा नॉलेज है, थोड़ा बहुत बहुत है। अच्छा। ठीक है। इन कंपनीज में जो हायरिंग होती है वो जनरल होती है, जो देखते हैं जिसकी कोडिंग अच्छी है वो उसको रख लेते हैं। फिर अब टीम अपनी पसंद की चूज कर लेते हैं। अपने साइबर सिक्योरिटी में जाना, नेटवर्किंग में जाना, वेब डेवलपमेंट में जाना, एआई में जाना, जिस पर ओके सर, गॉट इट। और सर भैया, सेकंड अगर क्वेश्चन है आपको कि अगर अब यानी कि अगर मैंने आपको हायर करना हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो मैं दौड़ के आपको हायर करूंगा एआई की पोजीशन के लिए। और जो गूगल इनिशियल सैलरी देती है वो होती है 3 किलो सोने के बराबर।